संध्या, तुम्हारा पति तो दुष्ट और सास नागिन है। तुम पूरी जिंदगी इनके साथ कैसे रह पाओगी। संध्या अपनी कॉलोनी के सहेलियों को अपना दुखड़ा सुनाकर रो रही थी और उसकी सहेलियां उसे सांत्वना दे रही थी। वह अपनी सहेलियों को बता रही थी कि किस तरह उसकी सास बेटी के कान भरती है और उसका पति उसकी माँ के कहने पर गंदी गंदी गालियाँ देता है, मारता है और उसे बार बार तलाक देने की धमकी भी देता है। संध्या साधारण सी दिखने वाली घरेलू महिला थी जिसके 2 बच्चे थे। बेटी 10 साल की और बेटा 8 साल का था। परिवार में बुजुर्ग सास के अलावा उसका पति था जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। संध्या कहती थी कि उसकी सास बहुत तेज है जो हर समय अपने बेटे के कान भरती रहती है। आए दिन घर में नए नए बखेड़ा खड़ा करती है, इसीलिए बच्चे भी डरे सहमे रहते हैं। ऐसे ही एक दिन संध्या के घर से लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ इतनी बढ़ती जा रही थी कि कुछ गलत होने की आशंका से पड़ोसियों ने संध्या के घर के डोरबेल बजाई। घंटी बजते ही चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई। थोड़ी देर में संध्या ने दरवाज़ा खोला। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे और आंखें आंसू से लाल हो गई थी। संध्या को इस हालत में देखकर मिस्टर शर्मा बोले, भाभी जी सब ठीक है क्या? आपके घर से बड़ी आवाज़ें आ रही थी। तब संध्या रोते हुए बोले, नहीं भाई साहब, आज चाय बनाने में देर हो गई तो सास और पति गुस्सा कर रहे हैं। इतना कहकर वह रोने लगी। उसका रोना सुनकर मिसेस शर्मा और मिसेस वर्मा ने कहा, अब बस बहुत सह लिया संध्या तुमने। आज हम तुम्हारी सास और पति से इस बारे में बात करके ही जाएंगे। कहकर मिसेस शर्मा जैसे ही दरवाजे के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ी, संध्या ने उन्हें रोक लिया। रहने दीजिए दीदी, बेमतलब मेरी परेशानी बढ़ जाएगी, मेरा जीना हराम हो जाएगा। नहीं संध्या, तुम परेशान मत हो, हम आज फैसला करके ही जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे को झटके से खोल दिया। संध्या चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाई। मिसेस शर्मा और मिसेस वर्मा के साथ कॉलोनी के 8-10 लोग अंदर आ गए। घर का माहौल देखकर सब दंग रह गए। संध्या की सास किचन में चाय और नाश्ता बना रही थी, बेटी झाड़ू पोछा कर रही थी और पति श्रवण बाथरूम में कपड़े धुलाई कर रहा था। कॉलोनी के सभी लोगों को अपने घर देखकर पति और बच्चे हॉल में आ गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तभी मिसेज वर्मा बोली, श्रवण जी, आज हम सभी आपसे बात करने आए हैं। आप संध्या जी को क्यों इतना परेशान करते हैं? पर यहाँ का माहौल देखकर कुछ और ही नज़र आ रहा है। सभी श्रवण और संध्या को देख रहे थे। संध्या शर्म से गड़ी जा रही थी क्योंकि उसकी झूठ की पोल खुल गई थी। श्रवण ने सबको बैठने को कहा। सब बैठ गए। तब श्रवण ने कहना शुरू किया। उसने कहा, आज से 6 महीने पहले मेरे पिताजी के देहांत के बाद मैं अपनी माँ को भी अपने साथ यहाँ ले आया। शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद संध्या को माँ का हमारे साथ रहना अखड़ने लगा। अब वह आए दिन बीमार होने का नाटक करती और माँ से घर का सारा काम करवाती। एक दिन मैंने संध्या को उसकी माँ से फ़ोन पर बात करते सुन लिया। वह अपनी माँ को बता रही थी कि वह कैसे बीमारी का नाटक करके बिस्तर पर पड़ी रहती है और घर का सारा काम मेरी माँ से करवाती है। जब मैंने माँ से पूछा तो उसने कहा, बेटा अपना घर है, बहू तो रोज़ काम करती है, आज वह बीमार है इसलिए मैंने काम कर दिया। यह सुनकर
मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं संध्या को डांटने लगा कि वह झूठ बोलकर माँ को बेवकूफ़ क्यों बना रही है, लेकिन वह डरने और शर्माने की जगह संध्या चिल्लाने लगी कि माँ पति पत्नी में लड़ाई करवाती है। इसके बाद यह रोज का ढर्रा बन गया। अब संध्या घर के सारे काम माँ से करवाने लगी। इस कारण माँ बीमार रहने लगी। मैं संध्या को समझाता तो वह मुझसे लड़ने लगी। घर में शांति बनाए रखने के लिए मैंने और मेरे बच्चों ने माँ की मदद करनी शुरू कर दी। बच्चे भी अपनी दादी से बेहद प्यार करते हैं। अब संध्या माँ को परेशान करने और घर से भगाने के नए नए मंसूबे बनाने लगी। उसने आप सबसे और मेरी सारी रिश्तेदारी में मुझे और माँ को बदनाम कर रखा है। आज भी सवेरे से इसने कोहराम मचा रखा है। मैं और माँ चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे और बढ़ते हुए बच्चों पर इसका गलत असर न हो, इसीलिए चुप रहते हैं। लेकिन संध्या ने इसे मेरी कमजोरी समझ लिया और अब माँ को मेरे सामने भी बुरा भला कहने से बाज नहीं आती। इसीलिए कई बार मुझे इसे चुप कराने के लिए डांटना, फटकार और हाथ भी उठाना पड़ा, जो कि गलत है। इसके लिए मैं आप सभी से और संध्या से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अब बात इतनी बढ़ गई है कि संध्या और माँ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। इसीलिए आज ही मैं अपनी माँ को कहीं और भेज देता हूँ। यह सुनकर संध्या खुश हो गई और उसने भी अपने बर्ताव के लिए श्रवण से माफ़ी मांग ली। श्रवण ने कहा, संध्या, मैंने सामने वाला घर खरीद लिया है। आज से माँ उस घर में रहेगी। माँ बूढ़ी हो गई है, इसीलिए उनकी देखभाल के लिए किसी को रुकना पड़ेगा। मैं माँ के साथ रहूँगा उस घर में। तुम बच्चों के साथ इस घर में रहना। तुम्हारा खर्चा पानी मैं समय से देता रहूँगा। बच्चों ने भी पापा से कहा, पापा, हम भी दादी के साथ रहेंगे। संध्या बोली, ऐसे थोड़े ही होता है श्रवण। तुमने मुझसे शादी की है, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। तब श्रवण बोला, जिस माँ ने पैदा किया और 40 साल तक अपने आंचल की छाँव में रखा, जब तुम उसे अकेला छोड़ने के लिए कह सकती हो, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो कुछ सालों का है और यह मेरी माँ के दिए हुए संस्कार है जो मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा हूँ। इसीलिए बेवजह कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। कहकर श्रवण अपना सामान बांधने लगा और बच्चे भी उठकर सामान बांधने लगे। माँ ने श्रवण को समझाने की कोशिश की, लेकिन श्रवण नहीं माना। उसने कहा, माँ, मैं इधर कुछ दिनों से तिल तिल मर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने ही घर में एक सम्मानजनक जिंदगी नहीं दे पाया। कितनी बार मन में ख्याल आया कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ। फिर सोचा, मेरे मरने के बाद आपका और इन बच्चों का क्या होगा। अतः मैं यही समझ पाया कि आपको अपना घर दे दूँ, जहाँ आप सम्मान के साथ रह सके और मुझे आपकी सेवा से सुकून मिलता रहे। इसीलिए मैं आपके साथ रहूँगा। अगर आप रखना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, पर मैं संध्या के साथ नहीं रहूँगा, मैं कहीं और रहूँगा। माँ कुछ न बोली, रोने लगी। बोली, ना मेरे बच्चे, तू कहीं और नहीं, अपनी माँ के साथ रहेगा। माँ ने, बच्चों ने और श्रवण ने अपना सामान बांधा और नए घर में चल पड़े। इधर संध्या ठगी सी देखती रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या चाहती थी। क्या इसी अकेले रहने के लिए उसने कुछ महीनों से अपने पति और घर की शांति भंग कर रखी थी? और पड़ोसी इस तरह का फैसला सुनकर दंग रह गए थे। कौन सही है और कौन गलत, वह फैसला नहीं कर पा रहे थे। पर श्रवण खुश था अपनी माँ को वापस सम्मान की जिंदगी देकर। आशा करते हूँ यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।